अब देखो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण आपका पूरा हो गया। दूसरा वर्गीकरण है आपका कौन सा? परजीविता। परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। देखो इसमें परजीविता के आधार पर वर्गीकरण, जैसे आपने जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है एक वर्षीय खरपतवार के, रबी के और खरीफ के अलग अलग, वहां पर तो वो अपनी जगह मौजूद। अब देखो यहाँ पर परजीविता के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं ना, इसको सबको याद रखना है भाई, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता रहता है। परजीविता के आधार पर वर्गीकरण, परजीविता यानी कि दूसरे पर आश्रित। देखो परजीविता के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा है। एक तो पहला है पूर्ण तना परजीवी, यानी कि ऐसा खरपतवार जो फसल के किस पर निर्भर रहता है? तने पर। किस पर निर्भर रहता है? तने पर। यानी कि ये खरपतवार पूर्ण अपना पूरा जीवन किस पर निर्भर रहता है? फसल के तने पर। पहला है पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी खरपतवार कौन सा है भाई? ये हो गया कौन सा? अमरबेल। कौन सा हो गया? अमरबेल। देखो अमरबेल को साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? डोडर। क्या बोलते हैं? डोडर। अमरबेल को साधारण भाषा में डोडर। अमरबेल किस प्रकार का खरपतवार है? पूर्ण तना परजीवी। देखो अमरबेल, इसका बॉटनिकल नेम याद रखना है आपको। क्या होगा इसका? कस्कुटा रिफ्लेक्सा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा। डोडर या अमरबेल का बॉटनिकल नेम कस्कुटा रिफ्लेक्सा। पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। अब देखो ये तो हो गया खरपतवार। अब एक चीज आती है परपोषी फसल। परपोषी फसल यानी कि जो ये अमरबेल, हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? परजीविता के आधार पर। किसके आधार पर? परजीवी। तो परजीवी तो है ये खरपतवार। अब अमरबेल परजीवी कौन सा है? पूर्ण तना परजीवी। लेकिन है किस पर ये परजीवी? वो आपको परपोषी फसल याद रखनी है। कौन सी? रिज्का। अरे अमरबेल सर्वाधिक कौन सी फसल में होती है? रिज्के में। किसमें होती है? रिज्के में। ये है इसका पहला वर्गीकरण, परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला है पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी यानी कि अपना पूरा जीवन जो अमरबेल है वो किस पर निर्भर करेगी? तने पर। और अमरबेल को साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? डोडर। और इसका बॉटनिकल नेम है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। और इसकी परपोषी फसल है रिज्का। कौन सी है? रिज्का। पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा है अर्ध तना परजीवी। अर्ध तना परजीवी। इसमें देखो पहला हो गया पूर्ण तना परजीवी, फिर ये अर्ध तना परजीवी, आधा तने पर आधा पूरे पौधे पर। अर्ध तना परजीवी ये होता है कौन सा खरपतवार? लोरेंथस। लोरेंथस परजीवी खरपतवार है। कौन सा? लोरेंथस। किस प्रकार का? अर्ध तना परजीवी। देखो लोरेंथस की परपोषी फसल होती है आम और नारियल। आम और नारियल, ये याद रखना। लोरेंथस अर्ध तना परजीवी खरपतवार है। ये आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आम में सर्वाधिक कौन सा परजीवी खरपतवार आक्रमण करता है? लोरेंथस। तीसरी है पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण तना परजीवी हो गया और अर्ध तना परजीवी, तने का काम पूरा हो गया। अब है पूर्ण जड़ परजीवी। ये देखो पूर्ण जड़ परजीवी जो खरपतवार है वो है ओरोबंकी। कौन सा है? ओरोबंकी। इसको और क्या बोलते हैं? ब्रूमरेक। क्या बोलते हैं? ब्रूमरेक। देखो ओरोबंकी जो किस प्रकार का खरपतवार है? पूर्ण जड़ पर, यानी कि अपना पूरा जीवन चक्र कहां पर निर्भर करता है? जड़ पर, दूसरे फसल की जड़ पर। ओरोबंकी जो खरपतवार है उसकी परपोषी फसल होती है कौन सी? एक तो हो गई आपकी सरसों प्लस सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं उनमें कौन सा खरपतवार लगता है? पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी। सोलेनेसी जैसे आपका टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, और कौन सा आ गया सोलेनेसी में? तंबाकू। कौन सा हो गया? तंबाकू। इन फसलों का ये प्रमुख रूप से
होता है भाई खरपतवार जो किस प्रकार का होता है, पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी। ये याद रखना है, क्रूसीफेरी कुल की है सरसों की फसल, सरसों में कौन सा परजीवी खरपतवार लगता है, ओरोबंकी। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो रहा है, सरसों की ओरोबंकी रोधी किस्म, सरसों की ओरोबंकी रोधी किस्म होती है कौन सी, दुर्गामणि। कौन सी है, दुर्गामणि। बस ये याद रखना है, पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार ओरोबंकी ब्रोमरेब, ये परपोषी फसल है इसकी। सरसों प्लस सोलेनेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं उनमें कौन सा परजीवी खरपतवार लगता है, पूर्ण जड़ परजीवी। चौथा है अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी। अब देखो चौथा और लास्ट अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी जो खरपतवार है वो मैंने आपको बताया था विशेषताओं में स्ट्राइगा, जो कितने बीज उत्पादन करता है भाई, 50 लाख बीज उत्पादन करता है अपने जीवन काल में। अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है स्ट्राइगा। अब देखो स्ट्राइगा कौन से पौधों, इसकी परपोषी फसल कौन सी है, इसकी परपोषी फसल है C4 प्लांट, C4 प्लांट। अब आपको पता है C4 प्लांट कौन कौन से हैं, 4 ही हमें, जैसे बाजरा, जवार, मक्का और गन्ना, ये C4 प्लांट की श्रेणी में आते हैं। पत्तियां चौड़ी या सक्रिय इस आधार पे मान लेना आपको याद रह जाएगा, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है वो C4 और जिनकी पत्तियां सक्रिय होती है वो C3 प्लांट होते हैं। अर्ध जड़ परजीवी कौन सा है, स्ट्राइगा। इस स्ट्राइगा की परपोषी फसल C4 प्लांट जैसे बाजरा, जवार, मक्का और गन्ना। अब देखो यहां से भी अगर ये चारों ऑप्शन में आ जाए, आपके ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से स्ट्राइगा की परपोषी फसल कौन सी है, और ये चारों ऑप्शन में आ गए, बाजरा, जवार, मक्का और गन्ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, जवार। क्या होगा, जवार। स्ट्राइगा जो होता है परपोषी फसल सर्वाधिक इस पर जवार पर। ऐसे ही मान लो इसमें आ गया पूर्ण जड़ परजीवी में ओरोबंकी में, इसमें आएगा सोलेनेसी कुल की फसल है कौन सी आपकी, तंबाकू। कौन सी है, तंबाकू। तंबाकू की फसल का प्रमुख परजीवी खरपतवार कौन सा है, ओरोबंकी। कौन सा है, ओरोबंकी। अर्धतना परजीवी आम और नारियल, और पूर्ण तना परजीवी एक ही फसल है कौन सी, रिज्का। कौन सी, रिज्का। बोटनिकल नेम मेडिकागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा, ये हो गया परपोषी फसल रिज्का किसकी, पूर्ण तना परजीवी की, अमरवेल। देखो इसको याद रख लेना, एक है छोटा सा CLOS क्लोज, पूर्ण C पूर्ण तना परजीवी, C आ गया कस्कुटा रिफ्लेक्सा, L लोरेंथस, O ओरोबंकी, S स्ट्राइगा। ये हो गया आपके, यार कंफ्यूज नहीं होगा। नंबर से याद रखना है, पूर्ण तना परजीवी अमरवेल, अर्ध तना परजीवी लोरेंथस, पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी, अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा। और ये C4 प्लांट 4 है आपके, बाजरा, जवार, मक्का और गन्ना। और इसमें आपको याद कौन सा रखना है, जवार, कि अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा सर्वाधिक नुकसान कौन सी फसल में करता है, जवार में। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वर्गीकरण, परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हो गया था, एक तो हो गया था कौन सा, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, और एक हो गया आपका परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो तीसरा वर्गीकरण है इसका, फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। इसको अनेक भागों में बांटा है, इसको अनेक भागों में बांटा है। इसका पहला, सबसे पहला होता है कौन सा, निरपेक्ष खरपतवार। कौन से खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार। अब देखो निरपेक्ष में आपको क्या याद रखना है, निरपेक्ष खरपतवार वे खरपतवार जो फसल को हानि पहुंचाते हैं, कौन से खरपतवार कहलाते हैं, निरपेक्ष खरपतवार। अब चाहे से वो कोई से भी हो, चाहे से वो 1 वर्षीय हो, ये याद रखना आपको, चाहे से वो 1 वर्षीय हो या फिर द्विवर्षीय हो, कौन से हो, द्विवर्षीय, या फिर हो आपके बहुवर्षीय।
ऐसे नहीं है कि किसी एक विशेष खरपतवार को देगा आपको, जैसे दे दिया सत्यानाशी, ऐसे नहीं देगा। अगला देगा निरपेक्ष खरपतवार का उदाहरण है, तो इसमें वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं, चाहे से वो 1 वर्षीय हो, चाहे से वो द्विवर्षीय हो, चाहे से वो बहुवर्षीय हो। ठीक है, पहला वर्गीकरण फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला पार्ट है निरपेक्ष खरपतवार, और निरपेक्ष खरपतवार में वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं, फिर चाहे से वो 1 वर्षीय हो या द्विवर्षीय हो या बहुवर्षीय हो। बी इसका है सापेक्ष या रिलेटिव, सापेक्ष या रिलेटिव। देखो सापेक्ष खरपतवार वे खरपतवार जो किसी फसल के साथ उग जाते हैं, यानी कि जिनसे हानि नहीं होती, जिनसे क्या नहीं होती, हानि। सापेक्ष खरपतवार उदाहरण देखो पहले इसका, मैंने आपको उदाहरण दे दिया आपको, जैसे चने में सरसों, अब आ जाएगा आपके समझ में, चने में सरसों। अब चने की तो हम खेती कर रहे हैं क्या करें, चने की खेती, और कौन किसका पौधा हो गया, सरसों का। किसका हो गया, सरसों का। तो सरसों कौन सा खरपतवार हो गया, सापेक्ष। अरे नुकसान नहीं कर रहा है फसल को, न तो कोई नुकसान कर रहा है, न ही किसान को नुकसान कर रहा, क्योंकि फसल का ही पौधा है। किसका पौधा है, फसल का। चने में सरसों, यहां पर याद रखना है फसल तो किसकी हो रखे हैं, चने की, और इसमें कौन सा पौधा हो गया, सरसों का। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये कौन सा खरपतवार है, सापेक्ष खरपतवार। कौन सा खरपतवार है, सापेक्ष, यानी कि किसी अन्य फसल का ही पौधा उग जाता है। क्या हो जाता है, अन्य किसी फसल का ही पौधा उग जाता है, जिससे कोई विशेष हानि नहीं होती, वो कौन से खरपतवार कहलाते हैं, सापेक्ष। अगर क्वेश्चन यहां से इस वर्गीकरण से अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन एक ही पहुंचता है, क्या उदाहरण ही देगा आपको, क्या देगा, एग्जाम्पल। जैसे चने में सरसों, कौन से खरपतवार का उदाहरण, निरपेक्ष, सापेक्ष, नकलची, अनकलची, कौन सा है, समझ गए। या फिर आपको दे देगा जैसे कल्याण सोना किस्म है, उसमें लोक पष्ट का पौधा उगना, कौन से खरपतवार का उदाहरण है, वो आएगा अवांछित खरपतवार का उदाहरण। ऐसे आता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर फसल संबंध वर्गीकरण के आधार पर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल पर ही आएगा भाई। तीसरा इसमें सी है, कौन सा, अवांछित, अवांछित, या इसी को बोलते हैं रोग्यु। कौन से खरपतवार, रोग्यु खरपतवार, अवांछित या रोग्यु खरपतवार। एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे एक किस्म है कौन सी, कल्याण सोना, कल्याण सोना या सोनालिका। किसकी है भाई, याद रखना, कौन सी फसल की है, गेहूं की। किसकी है, गेहूं की। कल्याण सोना किस्म कौन सी फसल की है, गेहूं की। कल्याण सोना हमने बो दी भाई, हमने 1 हेक्टेयर खेत में कल्याण सोना किस्म के गेहूं बो दिए। अब इस कल्याण सोना किस्म में पौधा उग गया किसका, लोक पष्ट का। किसका पौधा उग गया, लोक पष्ट। ये लोक पष्ट जो वैरायटी है ये भी किसकी है, गेहूं की। किसकी है, गेहूं की। याद रखना, गेहूं जो गेहूं की फसल है, इसकी 3 शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में है। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। आपको पता है राजस्थान में कौन सी खेती सर्वाधिक करते हैं, शुष्क खेती। कौन सी खेती करते हैं, शुष्क खेती। अब देखो शुष्क खेती में से अगर क्वेश्चन आता है तो किस्मों से आता है, इसमें गेहूं की देख लो आप किस्म, इसकी गेहूं की। जैसे गेहूं की 3 किस्में मोस्ट है इसमें, एक तो होती है D134, एक होती है लोक फर्स्ट, कौन सी है, लोक फर्स्ट, और एक होती है मुक्ता, एक होती है मुक्ता। मैं यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दूंगा वो इन्हीं किस्मों के दूंगा, जिससे क्या हुआ आपको याद हो जाए। जैसे गेहूं की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी है, D134, लोक फर्स्ट और मुक्ता। इन किस्मों को शुष्क खेती के अंतर्गत बोते हैं अगर, तो इन किस्मों को अन्य किस्मों की बजाय कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए शुष्क खेती के लिए उपयोगी है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अवांछित या रोग्यु खरपतवार। कौन सी किस्म बोई, कल्याण सोना। किसका पौधा हो गया, लोक पष्ट का। एक तो फसल एक ही होनी चाहिए इसमें, कौन सी, अवांछित या रोग्यु खरपतवार में फसल एक ही होनी चाहिए। अब कल्याण सोना किस्म में लोक पष्ट का अगर पौधा हो जाता है तो वो लोक पष्ट कौन सा खरपतवार हो गया, अवांछित या रोग्यु।
आ गया समझ में? अवांछित या रोगी एक किसी किस्म की अगर हम खेती करते हैं उसमें दूसरी किस्म का पौधा, उसी जाति का पौधा उग जाता है तो वो कौन सा होगा? अवांछित या रोगी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है अवांछित या रोगी खरपतवार में, या ये तो हो गया आपको याद है कल्याण सोना में लोग पश्च का उग गया, या बाजरे की ले लो आप, जैसे WCC 75, इसमें बाजरे की एक ले लो आप पूसा मोती, कौन सी? पूसा मोती। कोई भी किस्म ले लो लेकिन एक ही फसल की लेनी है और दूसरी फसल का पौधा उगाना है, किस में आ जाएगा? अवांछित या रोगिंग में। अब देखो यहां से संबंधित एक क्वेश्चन है आपका रोगिंग। क्या है? रोगिंग। देखो रोगिंग एक क्रिया है। क्या होती है? क्रिया। रोगिंग क्रिया यानी कि अवांछित खरपतवार को उखाड़ना ही क्या कहलाता है? रोगिंग। अवांछित खरपतवार जैसे कल्याण सोना से लोग पश्च का पौधा उखाड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? रोगिंग। क्या कहलाती है? रोगिंग। और ये रोगिंग की जो क्रिया होती है, ये रोगिंग की जो क्रिया होती है वो अवांछित खरपतवार को उखाड़ने में करते हैं। और ये रोगिंग की क्रिया शुद्ध बीज उत्पादन, अरे मान लो हमें बीज उत्पादन करना है, किसी किस्म का बीज उत्पादन करना है, हमने सब कुछ तैयार कर लिया, उसमें पृथक्करण दूरी भी सही है, पानी भी अच्छा दे दिया, सारा काम कर लिया, लेकिन इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर कल्याण सोना बो रहे हैं तो लोग पश्च का अगर उसमें पौधा है तो बीज उत्पादन तो ये भी करेगा, तो इसको उखाड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? रोगिंग। क्या कहलाती है? रोगिंग। तो रोगिंग का संबंध किससे है? शुद्ध बीज उत्पादन के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? रोगिंग की क्रिया। ये हो गए 3 प्रकार इसके। कौन कौन से? निरपेक्ष यानी कि वे सभी खरपतवार जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। दूसरे है सापेक्ष जैसे चने में सरसों। और तीसरा है अवांछित या रोगी, एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उग जाना, जैसे कल्याण सोना में लोग पश्च का पौधा उगना। और इसी के अंतर्गत एक क्रिया करते हैं कौन सी? रोगिंग। कौन सी क्रिया करते हैं? रोगिंग। अगला पार्ट है इसमें डी। देखो डी आएगा इसमें कौन सा? नक्कलची। इसी को बोलते हैं अनुकारी। क्या बोलते हैं? अनुकारी। और इसी को बोलते हैं मिमिक्री। क्या बोलते हैं? मिमिक्री। अरे किसी की आवाज दूसरे की आवाज निकालने को क्या बोलते हैं? मिमिक्री। नहीं करते क्या? कोई अमरीश पुरी की करता है, कोई सनी देओल की करता है, वैसे नकलची, अनुकारी या मिमिक्री। देखो यहाँ क्या है याद रखना आपको, वे खरपतवार जो बाह्य आकृति में बाहर से फसल से मिलते जुलते होते हैं, वे खरपतवार जो बाह्य आकृति में फसल से मिलते जुलते होते हैं, उन्हें कौन से खरपतवार कहते हैं? नकलची, अनुकारी या फिर मिमिक्री। जैसे देखो एग्जाम्पल है इसका गेहूं में गेहूंसा। देखो यहां पर गेहूं में गेहूंसा जो खरपतवार है, इसकी बाह्य आकृति यानी कि इसकी पत्तियां भी कैसी होती है? गेहूं की तरह। इसका तना भी कैसा होता है? गेहूं की तरह। लेकिन जब बीज उत्पादन होता है तब इसमें से तो क्या निकलेंगे? गेहूं, और इसमें से गेहूंसा के बीज। देखो यहां पर जो गेहूंसा होता है ना, यहां से क्वेश्चन आता ही है। गेहूंसा इसका बॉटनिकल नेम होता है फेलेरिस माइनर। क्या होता है? फेलेरिस माइनर, इसका हो गया बॉटनिकल नेम। और इसी को क्या बोलते हैं? गुल्ली डंडा। और इसी को क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा, क्योंकि गेहूं की तरह मिलता जुलता होता है। ये याद रखना, नकलची, अनुकारी या मिमिक्री फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला उदाहरण है गेहूं में गेहूंसा। मैंने आपको पिछले में वीडियो में बताया था गेहूंसा का TW कितना होता है? गेहूंसा का TW कितना होता है? 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम। गेहूं में गेहूंसा, बॉटनिकल नेम फेलेरिस माइनर, इसी को क्या बोलते हैं? गुल्ली डंडा। और इसी को क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा। इसका TW होता है 2 ग्राम। सबसे मोस्ट उदाहरण है किसका? नकलची का। किसका? नकलची खरपतवार या अनुकारी या मिमिक्री। समझ गए शायद? यानी कि ऐसे खरपतवार जो बाह्य आकृति में बाहर से किससे मिलते जुलते होते हैं? फसल से। देखो अगला उदाहरण इसी में बाजरे में बरू। अब देखो बाजरे की तरह किसका पौधा होता है? बरू का। किसका होता है?
बरू का। तो बाजरे में बरू, अब बरू का बोटनी का नेम सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस, ये होता है बरू का बोटनी का नेम। गेहूं का फेलेरिस माइनर, बरू का सोरगम हेल्पेंस। बाजरे में बरू कौन सी श्रेणी का खरपतवार है? नकलची, अनुकारी या मिमिक्री। एक उदाहरण और देख लो इसका, सरसों में सत्यानाशी, आर्जिमोना मैक्सिकाना, आर्जिमोना मैक्सिकाना, ये हो गए नकलची खरपतवार के उदाहरण। 3 है नकलची खरपतवार गेहूं में गेहूंसा, बोटनी का नेम फेलेरिस माइनर, TW 2 ग्राम। बाजरे में बरू, सोरगम हेल्पेंस, और सरसों में सत्यानाशी, आर्जिमोना मैक्सिकाना। जो कौन से खरपतवार के उदाहरण है? नकलची, अनुकारी या मिमिक्री, ऐसे खरपतवार जो बाह्य आकृति में फसल से मिलते जुलते होते हैं। ये हो गया वर्गीकरण किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। और है इसमें एक, वो देखो कौन सा है, इसमें एक आता है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। कौन से? विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। देखो यहां पर विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, यानी कि ऐसे खरपतवार जिनके अंकुरण के लिए, ऐसे खरपतवार जिनके अंकुरण के लिए एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। उदाहरण देते ही आपको समझ में आ जाएगा, जैसे बरसीम में कासनी, ये लो। अगर कासनी खरपतवार किसका खरपतवार है? बरसीम का। किसका खरपतवार है? बरसीम का। अगर कासनी खरपतवार का अंकुरण होता है तो वो एक विशेष सूक्ष्म जलवायु में होता है। जैसे इसके लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? रबी जलवायु की। कौन सी जलवायु की? रबी जलवायु की। अन्यथा इसको अगर ये जलवायु नहीं मिलेगी तो इसका अंकुरण नहीं होगा। ये कौन से खरपतवार होते हैं? विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। बरसीम में कासनी, रिजके में अमरबेल, ऐसे कर सकते हो आप, या रिजके में कासनी। कासनी है खरपतवार नहीं की है फसल, जिसका बोटनी का नाम होता है चिकोरियम इंटाइबस, और जिसकी फैमिली होती है एस्ट्रेसिया। ठीक है, ये हो गया वर्गीकरण किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। 3 प्रकार के वर्गीकरण हो गए आपके, जीवन चक्र के आधार पर, परजीविता के आधार पर, और फसल संबंध के आधार पर। अगर आपको इनकी फुल डिटेल लेनी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको PDF के जरिए पूरे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगला वर्गीकरण है इसका किसके? बीज पत्र के आधार पर। चौथा वर्गीकरण बीज पत्र के आधार पर। अब देखो यहां पर मैंने 2 को एक जगह कर दिया, बीज पत्र और पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर आपको अलग अलग याद नहीं करने भाई। बीज पत्र और पत्तियों की बनावट के आधार पर एक ही बात है। देखो यहां पर बीज पत्र यानी कि एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री है। पत्तियों की बनावट यानी कि सकरी पत्ती वाला खरपतवार है या चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। आपको देखो यहां पर लिख लो आप सकरी पत्ती वाले। कौन से खरपतवार? सकरी पत्ती। जो खरपतवार सकरी पत्ती वाले होंगे ना वो क्या होंगे? एक बीज पत्री। क्या होंगे? एक बीज पत्री। दूसरा है इसका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। कौन से हैं? चौड़ी पत्ती वाले, या इनको आप बोल दो द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार दोनों एक ही बात है, यानी कि वर्गीकरण आप अलग अलग पढ़ते हो तो भी अच्छा है और एक जगह पढ़ते हो तो भी अच्छा है। बीज पत्र के आधार पर और पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गए सकरी पत्ती वाले, एक हो गए चौड़ी पत्ती वाले। एक हो गए एक बीजपत्री और एक हो गए द्विबीजपत्री। अब जो सकरी पत्ती वाले होते हैं वही क्या होते हैं? एक बीजपत्री, और जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं वही क्या होते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार। अब देखो यहाँ पर एक बीजपत्री, एक बीजपत्री या सकरी पत्ती वाले, आपको पता है सबसे पहला कौन सा आ गया? गेहूं सा।
कौन सा आ गया? गेहूंसा। सकरी पत्ती होती है गेहूंसा के, और एक बीजपत्री भी कौन सा हो गया? गेहूंसा। दूसरा आपका हो गया जंगली दान। कौन सा हो गया? जंगली दान। ये एक बीजपत्री भी है और सकरी पत्ती वाला भी खरपतवार है। यहाँ पर बीजपत्र और पत्तियों की बनावट के आधार पर ये, न कि किसके आधार पर है। आप ऐसे मत देखना कि ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर मैंने आपको पहले बता दिया। ऐसे तो ये तो कौन सा हो गया? रबी का, और ये कौन सा हो गया? खरीफ का। ऐसे नहीं आएगा। एक आता है इसमें मोथा, साइप्रस रोटेंडस। कौन सा? साइप्रस रोटेंडस। बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है कौन सा? मोता। अब देखो चौड़ी पत्ती वाले में एक तो हो गया आपका करसन नील। करसन नील के चौड़ी पत्तियां आती है भाई। एक आ गया बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। एक आ गया आपका जंगली चोलाई। कौन सा आ गया? जंगली चोलाई। ये कौन से के उदाहरण है? द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। यहां पर आपको याद रखना है बथुआ। बथुआ कौन सी श्रेणी में आता है? चौड़ी पत्ती वाली। और चौड़ी पत्ती वाली है तो कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री खरपतवार। पत्ती वाले या एक बीजपत्री, गेहूंसा, जंगली धान और मोता। अब देखो चौड़ी पत्ती वाले या द्विबीजपत्री खरपतवार, एक ही बात है, दोनों की अलग अलग नहीं पढ़ना। जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है वो कौन सा होता है? द्विबीजपत्री खरपतवार। इसका एक एग्जांपल और है कौन सा? सत्यानाशी। कौन सा है? सत्यानाशी। और एक है इसका जड़बेरी। कौन सा है? जड़बेरी। ये सभी खरपतवार कैसे हैं? द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। यहाँ पर आ गया आपका गेहूंसा, जंगली धान और मोता। यहाँ पर और आ जाता है मकोई। कौन सा आता है? मकोई। ये लो दो वर्गीकरण हो गए आपके एक साथ, यानी कि बीज पत्र के आधार पर भी हो गया और पत्तियों के बनावट के आधार पर भी हो गया। देखो जो भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो कौन से होते हैं? एक बीजपत्री। कौन से होते हैं? एक बीजपत्री। और जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार। नाम आपको अलग अलग याद रखने हैं और इनके बोटनी का नेम याद रखने हैं। जैसे गेहूंसा का थैलेरिस माइनर, जंगली धान इकाइनोकोला कोलोनम, मोता साइप्रस रोटेंडस, करसन नील एनागिलिस आर्बेसिस, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, जंगली चोलाई एमेरेंथस विरिडस, सत्यानाशी आर्जिमोना मैक्सिकाना, जड़बेरी कन्वोलुलस आर्बेसिस। ये हो गया आपके खरपतवारों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? बीजपत्र व पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण है आपके मेन वर्गीकरण खरपतवार के हो गए, खरपतवार की विशेषता हो गई। अब देखो इनके वर्गीकरण ऐसे तो और है, जैसे भूमि के आधार पर, जैसे कौन सी भूमि में कौन से उगते हैं, जिया जलमग्न रेगिस्तानी भूमि के खरपतवार, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी एक बार आप देख सकते हो। जैसे मान लो अगला वर्गीकरण है, जैसे एक तो हो गए रेगिस्तानी खरपतवार। कौन से हो गए? रेगिस्तानी। एक हो गए जलमग्न भूमियों के खरपतवार, और एक हो गए कृषि क्षेत्र के खरपतवार। कौन से हो गए? कृषि क्षेत्र के खरपतवार। अब देखो रेगिस्तानी जैसे खरपतवार, आपको पता है रेगिस्तान में कौन सा उगता है? नागफनी। कौन सा है? नागफनी। जलमग्न भूमि, अब जलमग्न जो जल से मग्न होती है या जिनमें जल भरा हुआ होता है, कौन सा आएगा भाई? जंगली धान। कौन सा आएगा? जंगली धान। अब कृषि क्षेत्र का सबसे उपयुक्त खरपतवार कौन सा आता है? बथुआ। कौन सा आता है? बथुआ। ये किसके आधार पर हो गया? क्षेत्र के आधार पर। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र का नागफनी, जलमग्न जंगली धान, कृषि क्षेत्र का बथुआ। ये हो गई खरपतवारों का आपका वर्गीकरण। ठीक है, अब देखेंगे आगे।